श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बच्चों हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि हम यूपी बोर्ड मैथ एग्जाम 2023 क्लास 12 की तैयारी कराने जा रहे हैं। तैयारी मतलब वो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ रहे हैं, यानी आप यहाँ पे आज केवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एग्जाम के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन केवल उन्हीं को पढ़ रहे हैं, केवल और केवल उन्हीं को पढ़ रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपके सामने आपको पेपर मिल रहा है और वही क्वेश्चंस आपको यहां पे मिलेंगे जो कि एग्जाम में आएंगे, और ये 100% है। आपको ये लग रहा है ऐसे ही है, नहीं होगा। अगर आपको ये लग रहा है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और फिर आप वीडियो को जो है देखकर एक बार जाइए तो पेपर दे दें। फिर आप वहां से जब वापस आएंगे तो आप कहेंगे यार क्वेश्चन तो वही थे, हमने उसको अच्छे से तैयारी नहीं की। तो आप ऐसी गलती मत करिए यार, मत करिए। मैं 100% बता रहा हूं, मैं यहां केवल वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में आएंगे, जो कि एग्जाम में आ रहे हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपका प्यार और लगाव जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप जब भी सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं ना, तो गजब का मोटिवेशन मिलता है यार, मजा आ जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरह से हमें आप ढेरों सारा प्यार आप देते रहिए और हम आपके लिए ऐसे ही जो है इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। बस हमारे चैनल मैथ्स बाय हितेंद्र सर को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि एग्जाम में आ रहे हैं बच्चों। केवल वही क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो यूपी बोर्ड मैथ्स एग्जाम 2023 का ये पहला क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या है। डिटरमाइन वेदर रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपको यहाँ पे ये ज्ञात करना है, बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कब होगा बच्चों। जबकि एक रिलेशन हमारे पास दिया है R इज द सेट A के एलिमेंट है बच्चों। ये क्या है, ये एलिमेंट है डिफाइंड एज R। बच्चों एक बात बताइए, R की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है ना, इस डेफिनेशन में जो एलिमेंट X और Y लिए गए ना, वो एलिमेंट A के हैं। किसके हैं, A के। अब आप कहेंगे कि यार सेट A में तो काउंटेबल नंबर लिखे हुए हैं, तो बिल्कुल सही है बच्चों, काउंटेबल नंबर के जरिए भी समझ सकते हैं। लेकिन R की जो डेफिनेशन है ना, उसका यूज करना है। क्या करना है, यूज करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में जान लेना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए बच्चों याद रखिए A, बिलोंग्स टू सेट R, मतलब सॉरी A बिलोंग्स टू R, यानी R एक रिलेशन है जिसमें उसका जो पेयर्ड एलिमेंट होंगे वो सेम होने चाहिए बच्चों। X और Y की जगह या तो XX हो या तो YY हो। ऐसा कोई एलिमेंट अगर हो जाता है तो ये बात साबित हो जाती है R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे ना, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A होगा, यानी इसके जो एलिमेंट आप लेंगे ना वो सेट A के एलिमेंट होंगे। आप देख सकते हैं अगर 1 है तो 1 यहां लेंगे तो 1, 1 बिलोंग्स टू R, देन 1 बिलोंग्स टू A। तो ये बात यहां से साबित हो जाती है। बट बच्चों ध्यान रखना है, यहां पे डेफिनेशन कुछ और है, तो इसका भी यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया बच्चों। तो R इज रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब ये डेफिनेशन होल्ड करता है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव। उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा देखिए क्या है, सिमेट्रिक। दूसरा हमको सिमेट्रिक है, तो बच्चों ये चीज हम क्यों बता रहे हैं, ताकि आप समझ सको इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन तो हम देख सकते हैं बच्चों A, B बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट बच्चों B को इधर भेज दीजिए, A को इधर भेज दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए V, A बिलोंग्स टू R, और A और B दो एलिमेंट है बच्चों। तो यहां लिखेंगे फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू सेट A। ये ध्यान रखना है बच्चों। तो यहां लिखना होगा कि अगर A B बन जाए, A, B और A बन जाए तो हम कह सकते हैं R इज सिमेट्रिक। R इज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये डेफिनेशन होल्ड करना जरूरी है बच्चों। ठीक है, अच्छा तीसरा आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, ट्रांजिटिव कब होता है ये देखिए, A, B बिलोंग्स टू R एंड V, C बिलोंग्स टू R। क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट A का रिलेशन इस लास्ट वाले C से होगा बच्चों।
अगर ये चीज साबित हो जाए तो हम कह सकते हैं वो ट्रांजिटिव होगा। तो यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स सॉरी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो फॉर ऑल ए बी सी के जितने एलिमेंट होंगे वो सारे कहां के होंगे, सेट ए के होंगे। तो सेट ए लिख लीजिए और यहां लिखिए आर इज ट्रांजिटिव। आप बताइए तीन बात आपको समझ में आ गई? अरे यार जब ये तीन बातें समझ में आ गई तो ये सवाल तो खत्म हो गया। तो यही तीन तो समझना था, तीनों होल्ड कर जाएंगे तो तीनों की वैल्यूज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आपने बता दिया ना, यही करना है इसमें। तो इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसी डेफिनेशन के थ्रू मैं इस सवाल को लगाऊंगा और ये सवाल पेपर में आएगा 100% आएगा बच्चों। ये 100% मैं कह रहा हूं ये पेपर में आएगा सवाल। ये पूछा जाएगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की गारंटी के साथ, ठीक है। तो इसको हम हटा रहे हैं बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम सवाल कराते हैं। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लेंगे रिफ्लेक्सिव। कोई भी बात को साबित करने के लिए उसका नाम लिखना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव करने जा रहे हैं बच्चों। तो रिफ्लेक्सिव अगर आपको करना है तो आपके जो सेट में एलिमेंट है, जैसे आर रिलेशन क्या है x, y का है, तो आप यहां पे क्या करोगे बच्चों, यहां पे y की जगह भी x डाल दोगे, सेम एलिमेंट डाल दोगे ना। तो हम यहां लिखेंगे x, y की जगह भी क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू सेट R। अब हमें डेफिनेशन को समझना होगा बच्चों। ये डेफिनेशन के थ्रू यहां पे क्या हो जाएगा 3x माइनस y की जगह भी क्या होगा x, कितना आया बच्चों 2x, जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, यहां तो 0 आ रहा है। तो वो 0 हमारा सेटिस्फाइड होना चाहिए ना। अगर 0 नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि यहां पे जो आपने एलिमेंट लिया था x और y की जगह भी x, तो वो रिजल्ट 0 नहीं दे पाया इस डेफिनेशन से। तो हम कह सकते हैं कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा दूसरा क्या है बच्चों, सिमेट्रिक। तो चलिए सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं बच्चों। सिमेट्रिक कैसे होगा, x, y है ना, तो आप लिखिए x, y बिलोंग्स टू r। क्या हो जाना चाहिए y, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए ना। तो x, y बिलोंग्स टू r, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों, x, y बिलोंग्स टू r की डेफिनेशन कहती है कि 3x y हो जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा y, x की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, y, x की डेफिनेशन हो जाएगा यहाँ x की जगह y हो जाए, y की जगह x हो जाएगा, वैल्यू 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट एलिमेंट जो थे x और y थे बच्चों, रिजल्ट 0 तभी हो सकता है जब ऐसे एलिमेंट लिखे हों। यहाँ तो कुछ अलग लिख दिया ना, ये 0 कैसे हो सकता है। हम यहाँ लिख सकते हैं R इज नॉट सिमेट्रिक। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बच्चों, R इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों, डेफिनेशन यूज करना है यार, डेफिनेशन में एलिमेंट रख दीजिए और आपकी बात साबित हो जाएगी। अगर वो इस सेम एलिमेंट को प्रोसेस कर रहा है देन ये तो 0 होगा, सेम एलिमेंट को प्रोसेस नहीं कर रहा है तो वो 0 नहीं होगा। और ये वैल्यू सेम एलिमेंट्स तो था लेकिन उसमें घटने से 0 आना चाहिए था, तो नहीं आया, तो 0 ही नहीं आया, इसका मतलब ये भी फेल्ड हो गया, ये भी फेल्ड हो गया। अब बचा है ट्रांजिटिव, तो उसको भी देख लेते हैं, इसको हटाते हैं। ट्रांजिटिव वाला बच्चों लास्ट है, ठीक। ट्रांजिटिव में कैसे करते हैं बच्चों, ये समझिए, इसकी डेफिनेशन है x, y, ठीक है, बिलोंग्स टू सेट R, क्योंकि x और y चल रहा है ना। एंड दूसरा बताइए क्या हो जाएगा, y, z बिलोंग्स टू R implies that x का z से करिए बच्चों, तो x, z को भी किसको बिलोंग करना चाहिए, R को। तो यानी ये तीनों एलिमेंट x, y, z उस सेट A के एलिमेंट होंगे, किसके एलिमेंट होंगे, सेट A के एलिमेंट होंगे। तो अब हमें इस बात को साबित करने के लिए इस डेफिनेशन को यूज करना होगा बच्चों। तो हम देख सकते हैं x, y, ये वाली बात को पहले साबित करेंगे कि इससे हमारा ये जो डेफिनेशन है ये तो बिल्कुल फिट है, 3x - y, 0। और y, z से आइए बच्चों, इसमें देखिए तो ये हो जाएगा 3y - z = 0, क्योंकि ये दोनों तो एक साथ है, इंप्लाइज दैट तो यहाँ लगा हुआ ना, इसकी डेफिनेशन तो क्लियर यहाँ पे होगी ना। इस जगह वाली बात को साबित करिए, तो हम लिखेंगे देन, क्या लिखेंगे, देन x, z, क्या लिखेंगे, x, z अगर बिलोंग्स टू R हो जाए, हम यहाँ लिखेंगे क्या, x की जगह तो x है बच्चों, बिल्कुल सही है,
3x माइनस वाई की जगह जेड आ गया, y की जगह z आ गया, तो ये साबित नहीं होता कि 3x में z घटेगा तो 0 ही आएगा बच्चों। ये ध्यान रखना, ये साबित नहीं होता है। ये दोनों चीजें तो प्रॉपर्टी पर है, लेकिन यहाँ पे जब इस प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं r इज नॉट ट्रांजिटिव। उम्मीद है बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा सवाल, बस सवाल खत्म, r इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे करना है और ये समझ लीजिए बच्चों 100% ये सवाल पेपर में आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं जो कि एग्जाम में आएगा, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट सवाल है आपके पास, स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 onto or बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर। बच्चों हमें यहाँ पे ये करना है प्रूफ कि जो हमारा फंक्शन होगा वो 1 होगा और onto का दूसरा नाम बाइजेक्टिव है, और आपको जो आपका आंसर होगा उसको आपको जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे दो आपके पास सवाल है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। फर्स्ट बोल रहा है f such that r tends to r defined by the function fx is equal to 3 minus 4x। सेकंड है f such that r tends to defined by the function fx is equal to 1 plus x square। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। कैसे करना है चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लेना है बच्चों। सॉल्यूशन लेते समय आपको ध्यान रखना है कि 1 और onto दिखाना है आपको। तो पहला फंक्शन उठाएंगे, पहला फंक्शन है f such that, यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला वाला, तो f such that r tends to r डिफाइंड बाय द फंक्शन किससे डिफाइंड है बच्चों, fx is equal to 3 minus 4x। अब हमको पता होना चाहिए 1 और onto होते क्या है बच्चों, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं कि क्या होते हैं। जैसे ये कोई सेट A है और ये कोई सेट B है। सेट A में एलिमेंट है बच्चों 1 2 3, इधर सेट B में एलिमेंट है A B C। तो आप ये कह सकते हैं बच्चों कि सेट A का जितने भी एलिमेंट हैं, सेट A में जितने भी एलिमेंट हैं उनका एक क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज B में होना चाहिए, तभी हम उसको बोलते हैं 1 1। क्या बोलते हैं, 1 1। यानी कि ये किसी फंक्शन के थ्रू डिफाइंड होते हैं। तो बच्चों f जो है A टू रिलेशन B हो जाता है, कैसे, 1 का रिलेशन A से है, 2 का रिलेशन B से, 3 का रिलेशन C से है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसके A के जितने एलिमेंट होते हैं सेट A में उसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। और सेट B में जितने एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। अच्छा एक बात याद रखना बच्चों, जितने इमेज बन रहे हैं ना, जितने एलिमेंट के इमेज बन रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसका इमेज नहीं बन रहा है, ये पूरा जो है ये कोडोमेन है, लेकिन इतना जो पार्ट है ना ये, इसको रेंज बोलते हैं बच्चों, जिसके इमेज बन रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 का इमेज A है, 2 का B है, 3 का C है, तो ये हमारा क्या है, ये रेंज हो गए। और ये B का पूरा सेट में जो एलिमेंट है इसका एक इमेज नहीं भी है तो भी वो क्या है, कोडोमेन है बच्चों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये 1 1 कब होता है, जब सेट A के हर एक एलिमेंट का कोई दूसरे सेट से कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, यानी इसमें कोई खाली नहीं होना चाहिए। इधर से एक एरो आपका जाना चाहिए और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। सेट बी में खाली उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, और ये भी नहीं होना चाहिए कि किसी सेट ए का जो एलिमेंट है, जैसे एक का इमेज ए बन रहा है तो एक का बी बने, ऐसा नहीं होना चाहिए, या 2 का ए बने, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब एक एलिमेंट का भी वही इमेज बन रहा है दूसरे का भी वही बन रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए और हर एक एलिमेंट का अलग अलग होना चाहिए और सारे होने चाहिए इमेज सेट ए के। ठीक है ना, तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना ही चाहिए और एक ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इसको बोलते हैं 1 1। क्या बोलते हैं बच्चों, 1 1 बोलते हैं इसको। आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों, onto कब बोलते हैं, onto क्या होता है ना बच्चों, सेट बी में जितने एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना, मैं एग्जांपल के लिए आपको ये हटाता हूं, पहले आप onto को समझने की कोशिश करेंगे। ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 और यहाँ सेट बी में एलिमेंट है, मान लीजिए आपके पास ए बी सी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी, चाहे वो रिलेशन किसी का भी हो, लेकिन फंक्शन होना जरूरी है। यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होना जरूरी है। फंक्शन कब होता है, जब आपका सेट ए के एलिमेंट सेट बी में इमेज दे रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, यहां से हर एक का इमेज बनना जरूरी है सेट ए से।
सेट ए से, यानी हर एक का तीर निकलना चाहिए, यहाँ से एरो निकलना चाहिए ए सेट ए से, किसी कोई सेट ए में कोई खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन ही नहीं होगा बच्चों। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये फंक्शन से डिफाइंड है। अब आप देखिए यहाँ पे इसका इमेज है, यहाँ से इसका इमेज है, यहाँ से इसका इमेज है। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, ये है हमारा ऑन टू, क्या है ये ऑन टू भी है और 1 1 भी है। आप कहेंगे तो 1 1 भी है, यस 1 1 भी है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का यहाँ पे बना हुआ है। और जो ऑन टू होता है ना बच्चों, वो थोड़ा उल्टा हो जाता है। सेट बी के जितने एलिमेंट होते हैं, सेट बी के जितने एलिमेंट होते हैं उसका हर एक का इमेज सेट ए में होना जरूरी है। ये बात आपको समझ लेना है। सेट बी के जितने एलिमेंट हैं उसका हर एक का इमेज जो है सेट ए में होना चाहिए, यानी ये हमारे सब इमेजेस हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, प्री इमेज हो गए। ये सारे हमारे क्या है, प्री इमेज है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे इमेज है। तो इमेज आपको समझ में आया होगा, प्री इमेज कैसे हो गया। जैसे 1 ए इज द प्री इमेज ऑफ 1, बी इज द, अब यहाँ पे समझना होगा ए हमारा क्या है, इमेज है किसका, 1 का। तो ए इज क्या है, इमेज ऑफ 1 का है, बी इज इमेज ऑफ 2 का है, सी इज इमेज ऑफ 3 का है। तो 1 इज द प्री इमेज ऑफ ए, 2 इज द प्री इमेज ऑफ बी, 3 इज द प्री इमेज ऑफ सी। ये भी बात आपको समझ में आया। तो ये ऑन टू हो गया। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए ऑन टू, तो ये ठीक है, इसको दूसरा नाम देते हैं बाइजेक्टिव भी बोलते हैं इसको बच्चों, ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए, जैसे मान लीजिए इसी 2 का यहाँ से एक मान लीजिए एरो यहाँ पे चला गया इस जगह, तो बच्चों ये होता है मैनी वन। क्या होता है, मैनी वन होता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा ऑन टू नहीं, अगर कोई चीज है जैसे यहाँ पे मान लीजिए डी है और बढ़ गया, इसका कोई इमेज नहीं बन रहा है, तो ये ऑन टू ना होकर क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा किसी एक यहाँ से किसी एक एलिमेंट से फिर दूसरे एलिमेंट में वही इमेज दे रहा है, तो हम कह सकते हैं बच्चों, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मैनी वन है। क्या है, ये मैनी वन है, ठीक है। अच्छा इनटू कब होता है, इनटू में होने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी इमेज बन रहा है, जो सेट बी में खाली रह जाता है, इस वजह से ये बन जाता है इनटू। और ये ऑनटू कब होता है, जब हर एक एलिमेंट का इमेज सेट बी में हो जाए, ठीक है। यहाँ पे खाली रह गया तो ये ऑनटू ना होकर इनटू हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो सवाल स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के थ्रू आपको बताइए कि फंक्शन 1 1 और ऑनटू का दूसरा नाम बाइजेक्टिव है या नहीं है, इसको स्टेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें कुछ एलिमेंट्स, जैसे हमें पता है कि एक डोमेन और एक रेंज की बात होती है बच्चों, तो हमें उस तरह के एलिमेंट यहाँ पे x की जगह रखने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट हमने माना x1, क्या मान लिया, x1 मान लिया, ठीक है, f(x1) और यहाँ पे भी आप लगाएंगे तो 3 - 4x1 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट x1 की जगह मानेंगे x2, ठीक है। तो x2 भी इसी में लगाइए, तो 3 - 4x2। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे f(x1) को इज इक्वल टू कर देना है बच्चों f(x2). तो f(x1) की वैल्यू कितनी है, 3 - 4x1 और यहाँ हो जाएगा 3 - 4x2। तो अब 3 से 3 कट कर दे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। x1 इज इक्वल टू x2। अब इसको समझिए जरा, x1 इज इक्वल टू x2 होने का मतलब है कि आपने जो दो एलिमेंट अलग अलग माने थे x1 और x2, वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब है कि आपका जो f है वो 1 1 होगा, यानी फंक्शन कैसा होगा, f इज 1 1 होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक लिया, ठीक है। तो एक लेने पे 3 - 4 आगे एग्जांपल समझा रहा है बच्चों आपको। तो 3 - 4 मतलब -1। फिर उसके बाद आपने क्या लिया, आप -1 ले लीजिए बच्चों, क्या ले लिए, ले लीजिए -1 ले लीजिए। तो जब आप -1 लेंगे तो आप देख सकते हैं 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 7 आ गया। यानी आपने जो x1 और x2 लिया था वो आप यहाँ पे तो x1 और x2 बराबर आप ला रहे हैं, यहाँ पे आप x1 और x2 क्या ला रहे हैं, बराबर ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो आपने एलिमेंट, अब यहाँ पे एक चीज बात आपको समझने वाली बात है, यहाँ पे बराबर क्यों आ रही है, बराबर इसलिए आ रही है बच्चों कि जो आपने सेट ए के एलिमेंट और सेट बी में एलिमेंट लिए हैं, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसका हर एक यूनिक एलिमेंट जो है सेट बी में उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सेट ए है और ये सेट बी है, आपने यहाँ 1 लिया और -1 लिया, तो यहाँ पे इसकी जो इमेजेस आ रही है -1 और 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये और इसका मतलब ये हो गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये हर एक का अलग अलग एक ही एलिमेंट
दे रहा है, एक ही इमेज दे रहा है, एक ही एरो जा रहा है, इसका मतलब ये एफ क्या है 1 1 है। तो आप एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं और देन क्वेश्चन में x1 और x2 मान के भी कर सकते हैं। जब 1 1 की बात आती है तो आपको दो वैल्यूज माने होते हैं x1 और x2 और उसको यहाँ पुट करना है, देन इक्वल करना है। इक्वल करते ही आपकी ये कंडीशन होल्ड कर जाती है। उसके बाद आप यहाँ लिख देंगे f is 1 1, f is 1 1। अब बात आती है बच्चों ऑन टू की, तो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑन टू वाला कैसे करेंगे ये देखिए, आपको ये ध्यान रखना है बच्चों की एफ किसके इक्वल होता है y की, और आपको पता है y क्या होता है, y कोडोमेन होता है। y क्या होता है कोडोमेन होता है, ये ध्यान रखना है। तो y इज इक्वल टू 3 - 4x, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि इस वैल्यू को इसके इक्वल करेंगे, y इज इक्वल टू 3 - 4x और यहां से x निकालने की कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे x, तो 4x इधर ले आइए, 4x इज इक्वल टू 3 - y, देन x इज इक्वल टू 3 - y by 4। तो यहां लिखेंगे y इज क्या है कोडोमेन, y इज कोडोमेन। बच्चों y हमारा क्या है कोडोमेन है, तो उसकी जितनी भी वैल्यू होगी ना, y का आप कोई भी वैल्यू आप रखिए यहाँ पे बच्चों, तो जाहिर सी बात है वो x की वैल्यू देगा। क्या देगा, x की वैल्यू देगा। इसका मतलब है x जो होगा वो क्या है डोमेन है और y क्या है कोडोमेन है। तो यानी x अगर y कोडोमेन है तो बच्चों अब उसमें y की कोई वैल्यू लेंगे तो x का एक मान तो आना ही आना है। इसका मतलब क्या है y इज कोडोमेन, तो y बिलोंगिंग्स टू द ऑल वैल्यूज ऑफ सेट y, यानी सेट y के जितने भी एलिमेंट होंगे बच्चों वो कहीं ना कहीं प्री इमेज ऑफ x होंगे, प्री इमेज ऑफ x होंगे, ये ध्यान रखना है। तो हम यहां ध्यान रखेंगे y इज कोडोमेन, देन x is pre-image of y, x is pre-image of y, then f is onto, f is onto और सब्जेक्टिव है ना यहाँ पे, सॉरी सब्जेक्टिव या बाइजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ बाइजेक्टिव है तो आप ये लिख दीजिए। ये देखिए बच्चों हो गया सवाल, ये हो गया सवाल। आप f इज 1 1 भी दिखा दिए और f इज ऑन टू भी दिखा दिए। ऑन टू कब होगा, जब y की हर एक वैल्यू क्या करें, यहाँ पे आप y का कोई भी मान लीजिए 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, देन x की कोई वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो जो x की वैल्यू आएगी तो उसका क्या होगा, x वाली वैल्यू का y में इमेज है, y में क्या है इमेज है, तो x क्या हो गया प्री इमेज ऑफ y हो गया, ठीक है ना। तो यही बात आपको लिखनी है और कुछ नहीं करना, और सवाल बड़ा इजी होता है। सवाल क्या है बड़ा इजी है बच्चों, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड वाला देखिए, f such that r tends to, क्या दिया परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 1 + x²। अब हम इसको एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों f(x) हमारे पास क्या है 1 + x² है। आप एक एग्जांपल से समझिए इसको, आप x की जगह लगाइए 1, क्या लगाइए 1 लगाइए, तो 1 + 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, तो 2 आ जाएगा। अच्छा दूसरी वैल्यू -1 लगाइए बच्चों यहाँ पे, तो -1 1 + -1 का स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू भी 2 आ गई। क्या आ गई 2 आ गई। अब आप बताइए ये सेट A है और ये सेट B है, x के दो अलग अलग एलिमेंट आपने लिए लेकिन दोनों का इमेज क्या हो रहा है एक ही हो रहा है। दोनों का इमेज क्या हो रहा है, देखिए बच्चों दोनों का इमेज क्या हो रहा है एक ही हो रहा है। अब इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। अब आप देखिए ये हमारे पास कोई पैराबोला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, ये x की कुछ वैल्यू 1 है और x इज इक्वल टू 2, y की अलग वैल्यू है, देखिए यहाँ पे देखिए, यानी कहने का मतलब x के एक, देखिए x के एक वैल्यू पर, ठीक है, यहाँ पे x के एक वैल्यू पर आप इसको ये अलग से गया ये यहाँ से गया, तो x की एक वैल्यू पर y कुछ अलग देगा, x के दूसरे वैल्यू पर y कुछ अलग देगा, देगा कि नहीं देगा। ये क्लियर हो गया, इसका मतलब ये तो सही है। अच्छा ये बताइए कि अगर हमने ग्राफ को ऐसे कर दिया तो आप देखिए x के एक ही वैल्यू पर, यहाँ पे x इक्वल टू 1 लिया तो y की दो वैल्यूज कैसे मिल सकती, संभव है क्या, संभव है क्या कि x के एक ही मान पर y दो अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं क्या,
यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे वो क्या है कि आपने x के एक दो डिफरेंट वैल्यूज ली है, दो डिफरेंट वैल्यूज ली है, लेकिन उनका रिजल्ट एक ही आ रहा है। तो दो डिफरेंट वैल्यू पे आप देखिएगा जरा, दो डिफरेंट वैल्यूज पे रिजल्ट एक ही आ रहा है। ये रिजल्ट क्या आ रहा है? एक ही आ रहा है। जबकि ये तो ठीक है, ये मैनी वन हो सकता है लेकिन वन वन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वन वन का रूल तो ये कहता है कि अगर x एक डोमेन है तो हर एक डोमेन का एक ही इमेज होगा सेट बी में, एक ही इमेज होगा। तो यहां तो आपको एक डोमेन के हर एक एलिमेंट का अलग अलग एक इमेज होगा। यहाँ पे डोमेन क्या है? अलग अलग दो है, लेकिन दोनों का इमेज एक ही है। तो दोनों का इमेज एक ही है, तो बच्चों ये वन वन नहीं है, ये वन वन नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि वन एंड माइनस वन हैज सेम इमेज 2। वन और माइनस वन का सेम इमेज क्या है? 2 है। तो हम कह सकते हैं देन f इज नॉट 1 1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कैसे? क्योंकि 1 और माइनस वन दो अलग अलग डोमेन थे और उनका एक सेम इमेज मिला है हमको 2। तो हम कह सकते हैं भैया यूनिक इमेज होना चाहिए, यानी कि एक ही इमेज होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, 1 का अलग होना चाहिए, माइनस वन का अलग होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आया होगा। यहाँ दोनों का एक ही इमेज है, इसलिए f इज नॉट 1 1। अब आप कहेंगे यार क्या उसको उस मेथड से कर सकते थे x1 x2 से? तो 1 प्लस x1 का स्क्वायर 1 प्लस x2 का स्क्वायर 1 1 कट जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2। बच्चों x2 का स्क्वायर लगने की वजह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज देने लगता है बच्चों। इस वजह से उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज को अगर हम लेते हैं तो वो कहां से दोनों अलग अलग इमेज देंगे? वो तो एक ही इमेज देंगे ना, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब हमें इसमें ऑन टू दिखाना है। ऑन टू दिखाने के लिए फंक्शन को y मान लेते हैं बच्चों। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, फंक्शन को क्या मानेंगे? y मान लेंगे। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। तो ये x स्क्वायर धर लाइए आप, x स्क्वायर 1 माइनस वाई, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा? अंडर रूट 1 माइनस वाई। अब एक बात बताइए बच्चों, y आप कुछ भी लेंगे, जैसे y का मान हमने क्या लिया? y का मान अगर 1 से बड़ा ले लिया, 1 से बड़ा ले लिया तो रूट विल बी नेगेटिव। रूट विल बी क्या हो जाएगा? ये वैल्यू कैसी हो गई? ये नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा यानी जो हमारा y है, y क्या है हमारे पास? देखिए y का मान अगर हमने 1 से बड़ा लिया, 1 से बड़ा आपने लिया, तो रूट में जो ये वैल्यू आएगी रूट 1 माइनस वाई की, वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा बच्चों। कैसे पता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी? मतलब रूट में नेगेटिव हो जाएगी। आप ऐसे समझिए ये रूट में क्या दे देगा? नेगेटिव दे देगा। और जब रूट में नेगेटिव हो जाएगा बच्चों तो कहीं ना कहीं ये x जो होगा वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए फॉलो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी रूट में 1 माइनस वाई वाई जब भी लोगे, क्योंकि ये बन जाएगा इमेजिनरी नंबर। क्या बन जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं कि 1 माइनस वाई इज बिलोंगिंग बिलोंगिंग टू नेगेटिव। तो 1 माइनस वाई क्या होगा? एक नेगेटिव को बिलोंग करेगा। वाई इट्स अ कोडोमेन, वाई इट्स अ कोडोमेन। बच्चों थोड़ा सा आपको लिखना यहां पड़ता है, वो लिख लीजिएगा। वाई इट्स अ कोडोमेन, है ना? देन ठीक है, देन x इज द प्री इमेज ऑफ y, x इज प्री इमेज ऑफ y। x क्या है? प्री इमेज होता है y का। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नेगेटिव नंबर होने की वजह से हम यहां से x फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज क्लियर होती है कि डोमेन नहीं मिलेगा, और जब डोमेन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि आपका ये फिर ऑन टू भी नहीं होने वाला है। तो फंक्शन इज नॉट, f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, f इज नॉट ऑन टू।
आपको समझ में आया? तो ये बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में आने वाला सवाल है बच्चों, इसीलिए हम कह रहे हैं लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और हम लगातार आपको सवाल बता रहे हैं, ठीक है। और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बच्चों। तो रिलेशन एंड फंक्शन का आपको ये दो सवाल अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आप देखिएगा एग्जाम में इसका सवाल पक्का मिलेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स -1/2 एंड कॉस इनवर्स -1/√2। अब हमने आपके पास कुछ लिखे हुए हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू किन कंडीशंस में आपको निकालनी चाहिए, ठीक है। अब किसके किसके बीच में वो वैल्यू लाई करना चाहिए, देन तभी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। तो आप देख सकते हैं इनवर्स फंक्शन हमारे पास दिए हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। इस तरह के 6 ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन हमारे पास ये हैं। इसके कुछ डोमेन लिखे हुए हैं बच्चों, आप देख सकते हैं साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है, टेन इनवर्स का है, कोसेक इनवर्स का है, सेक इनवर्स का है, कॉट इनवर्स का है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो रेंज है। वो क्या है? रेंज है। अगर आप रेंज को याद नहीं रखेंगे तो बच्चों आप ये बता ही नहीं पाएंगे कि साइन इनवर्स का जब हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो किस रेंज के भीतर हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखवाया है बच्चों। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि रेंज निकालने के लिए अगर और एक बात बता दे बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू का सवाल 1 नंबर में आपसे पूछा ही जाएगा, आप ये नोट करके रख लीजिए, 100% पूछा जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपसे, ठीक है। तो बहुत आसान है यार, बस हम कह रहे हैं ना हमारे साथ जुड़े रहिए और हम केवल और केवल एग्जाम वाले क्वेश्चंस यहां डाल रहे हैं, केवल एग्जाम वाले क्वेश्चंस, और आप देखेंगे कि 100% वही सारे क्वेश्चन होंगे आपके पास। बस कहते रहे हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा बच्चों। देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, दो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, इन दोनों के हमें प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करना है। इनवर्स फंक्शन है, डोमेन है, रेंज है, और हमने अभी बताया कि रेंज को याद कर लीजिए नहीं तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। और याद करना भी बड़ा आसान है, साइन इनवर्स का देखिए और टेन इनवर्स का देखिए, इन दोनों की इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है बच्चों सेम है, -π/2 से π/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप देखिए फिर हमें देखना होगा क्या कि 0 से π वाला, ये देखिए कॉस इनवर्स वाला, ठीक है, 0 से π और कॉट इनवर्स वाला ये भी 0 से π है। बट बच्चों यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, इसको शामिल नहीं करेगा 0 और π को, इसमें 0 और π भी हो सकता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, टेन इनवर्स को याद करने का तरीका क्या है कि -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, तो ये तो साइन और टेन सेम हो गए। कॉसिक और सेक पे थोड़ा मेहनत करिए, कॉसिक इनवर्स में -π/2 से π/2 तो जा रहा है रेंज उसका, लेकिन उसमें 0 जो आ रहा है बीच में कह रहा है उसको मत लीजिएगा, -0 नेग्लेक्टिंग है, ठीक है। उसके बाद सेक इनवर्स में आइए तो 0 से π, इसमें से कह रहा π/2 मत लीजिएगा, यानी कि 90 डिग्री जब आएगा उसका प्रिंसिपल वैल्यू तो वो आप मत कंसीडर करिएगा क्योंकि वो रेंज में नहीं आता है। समझ में आ गया? तो चलिए सवाल लगाते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2, तो बच्चों इसको लेट कर लीजिए y, क्या लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अब देखिए समझिए जरा, साइन चला जाएगा एक बार इधर, साइन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा sin y हो गया ना, यहाँ बचेगा -1/2। अब हमको ये बताइए कि साइन में 1/2 माइनस से नहीं मतलब है, 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान, 30 को रेडियन में लिखेंगे तो π/6, क्या लिखेंगे π/6 यानी कि 180/6 यानी 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गया। बच्चों अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई मैंने यहाँ साइन y तो लिख लिया, साइन नेगेटिव कहाँ होता है, क्वाड्रेंट देखिए ना आप, क्वाड्रेंट 0 होता है, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 यानी कि 270, ठीक है, और ये होता है 2π। आप देखेंगे नेगेटिव साइन जो होता है वो यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है बच्चों, इन दोनों जगह साइन नेगेटिव होता है, लेकिन इस क्वाड्रेंट में हम इसको जाके क्या करेंगे, हमें तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें रेंज पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, रेंज। तो आप साइन का जो रेंज देख सकते हैं इनवर्स में वो क्या है, वो -π/2 से π है, -π/2 से π है, यानी कहने का मतलब -π/2 से π, -π/2 से π/2, यानी ये है -π/2 बच्चों, नीचे वाला एंगल -π/2, ऊपर वाला π/2 हो जाएगा, तो यानी ये वाले रेंज में हमको रहना है, तभी हम उसकी एक्चुअल वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी साइन की बता सकते हैं इनवर्स की, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हमें करना क्या बच्चों, तो यानी कि हमको यहाँ पे ध्यान देना है माइनस साइन। अब हम अगर मान लीजिए ये हम साइन से साइन कटेगा तभी तो y मिलेगा, और y मिलेगा तो वही उसकी प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी, तो यानी यहाँ पे अगर हम ये लिखते हैं बच्चों साइन और पाई वाला रूल लगाएं,
आप कहोगे नहीं पाई लगाएंगे और माइनस करेंगे तो दूसरे में रहेंगे, दूसरे में तो साइन पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव मांग रहा है, तो हम पाई प्लस कर देंगे अगर, तो हम दूसरे में चले तीसरे में चले जाएंगे और तीसरे में साइन नेगेटिव होता है। लेकिन जब पाई प्लस करेंगे ना बच्चों, आप अपने रेंज को क्रॉस कर जाएंगे। आप देखिए ना, पाई प्लस यानी 180 से ज्यादा कर रहे हो, जबकि रेंज बोला है -π/2 से π/2 लेना है, तो हम ये वाला रूल नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया ना, ये वाला रूल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसके भीतर रहना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो माइनस है ना, इसको ऐसे लिख देंगे। समझ में आया, क्योंकि साइन में माइनस थीटा जो होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, ये चीज ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अब साइन से साइन कट जाएगा, y कितना आया -π/6, और जो -π/6 आ रहा है बच्चों बिलोंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किसके बीच, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में, -30 डिग्री है, इसके बीच में लाई कर रहा है, अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पे लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y है, और y कितना आया है -π/6। बच्चों ये आपका आंसर होगा। अब बताइए सवाल आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा? ऐसे ही करना है बच्चों, बस ये बिलोंग वाला बनाइए सिंबल, क्योंकि ये वैल्यूज के बीच में बिलोंग करना जरूरी है। अगर बिलोंग कर रहा है देन ये, क्योंकि ये साइन इनवर्स का क्या है, रेंज है बच्चों, तो रेंज के बीच उसको बिलोंग करना जरूरी है। अगर रेंज के बीच में बिलोंग कर जाता है तो हम कह सकते हैं वो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला लेते हैं बच्चों, इसको हटाते हैं। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसलिए कहते हैं इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए सॉल्यूशन लेके, cos इनवर्स -1/√2, फिर से क्या करेंगे बच्चों, लेट करिए y, क्या लेट करेंगे y, तो y का मतलब क्या हो गया, cos उधर चला जाएगा, यहां लिख जाएगा cos y, क्या लिख जाएगा, यहां पे ऐसे लिखिए cos y, क्या लिखेंगे cos y। अब cos y तो इधर आ जाएगा बच्चों, तो यहां बचेगा माइनस का 1/√2। अब यहां पे फिर से लिखिए cos y, cos में ये मान नेगेटिव में किसका होता है, π/4। अब ये बताइए -cos π/4, ये -cos π/4 है, लेकिन cos की रेंज क्या होती है, रेंज 0 to π होती है, 0 से पाई होता है। तो 0 से पाई का मतलब बच्चों कि हमारा पाई का मतलब होता है क्या है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री पाई 45 डिग्री जो आ रहा है बच्चों, अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे तो 0 से पाई, ये तो नेगेटिव है ना, ये अंदर अगर हम ले गए तो -π/4 हो गया, वो तो इसमें आ ही नहीं रहा है, आ नहीं रहा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे काम, इसको लिखेंगे cos। ठीक है, cos किस में नेगेटिव होता है, ये थोड़ा बताइए आप। cos होता है यहां नेगेटिव होता है, यहां नेगेटिव होता है, ये होता है पॉजिटिव, क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है cos और sec, सेकंड में होता है sin और cos पॉजिटिव, इसमें होता है tan और cot पॉजिटिव। इसका मतलब है हम पाई माइनस कर सकते हैं, पाई प्लस भी कर सकते हैं। तो पाई माइनस करेंगे तो क्या होने वाला है, पाई प्लस करेंगे तो cos पे डिपेंड करता है उसके रेंज पर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस करेंगे, अगर बच्चों कितना माइनस करेंगे, पाई माइनस थीटा, थीटा हमारे पास है π/4। आप देख सकते हैं cos घट के कितना आ जाएगा, 3π/4। अब 3π/4 का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं 3 पाई का मतलब 180 डिग्री बाई 4, 4 चुको 16, 4 पंचे 20, 3 पंचे 15, 3 चुको 12, 135 डिग्री। 135 डिग्री क्या 0 और पाई के बीच में आ रहा है, यस आ रहा है। तो ये बिल्कुल सटीक है, ये आपका आंसर बनेगा। तो y इज इक्वल टू क्या आया, 3π/4 आया, और ये बिलोंग करता है बच्चों, क्योंकि y देखिए प्रिंसिपल वैल्यू इसका निकालना है ना, तो cos इनवर्स हो गया, cos इनवर्स मींस y cos इनवर्स -1/√2 हो गया, और वो वैल्यू आपको देखने को मिला 0 से पाई के बीच में। तो आप यहां लिखेंगे 0 to पाई, 0 और पाई भी इसका आंसर हो सकता है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो 3π/4 इनके बीच में आ रहा है बच्चों, तो हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, 3π/4, 3π/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, देन रेंज भी याद कर लेना है बच्चों। sin cos tan cosec sec cot, इन्हीं में से तो कोई एक आएगा, समझ में आ गया ना, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लेते हैं,
बच्चों नेक्स्ट सवाल है जो कि एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। फाइंड द वैल्यू tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। इनवर्स फंक्शन के सवाल चल रहे हैं बच्चों। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। इनवर्स रिलेशन फंक्शन से कौन सा सवाल आएगा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे सवालों की तैयारी आप करना है, आपको करना ही है आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। यहां लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos, एकदम लास्ट से शुरू करेंगे हम लोग बच्चों, 2 sin इनवर्स। अब देखिए sin इनवर्स ये तो आपका ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप ब्रैकेट अपना चेक कर लीजिए इस तरह से, और 2 sin इनवर्स 1/2 को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। साइन में ही ये मान किसका होता है, साइन 30 डिग्री का, यानी π/6। ये वाला ब्रैकेट बंद करिए, फिर भी ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब क्या करना है, अब आप देख सकते हैं 2 cos, साइन से साइन कैंसिल, आप कैंसिल नहीं करेंगे पर ऐसी समझ लीजिए हट गए से, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 × π/6 ब्रैकेट क्लोज। इसको इससे कैंसिल करिए। देखिए एक नंबर या 2 नंबर का जो सवाल होता है कितने आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। π/3 हो जाएगा बच्चों, π/3 cos π/3 का मतलब समझिए, cos π/3 का मतलब समझिए cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। तो आप लिखेंगे 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल करिए बच्चों। देखिए कितने आराम से आप घर पहुंच जाएंगे। tan 45 डिग्री का मान है, ये किसका है, तो आप 10 से 10 भी कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा π/4। ये आपका आंसर हो जाएगा, आपके 2 नंबर पक्के, और एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन आने ही वाला है। तो ये तो क्लियर है बच्चों, तो इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जो वो भी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में 100% आएगा। इफ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल टू पाई, सो दैट x √1 - x स्क्वायर प्लस y √1 - y स्क्वायर प्लस z √1 - z स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz। बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन रख दिया गया है ये समझिए एग्जाम में रख दिया गया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और हर सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपको समझ में भी आएगा कि इस टॉपिक के सवाल कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे बच्चों और लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट sin इनवर्स x को क्या मानेंगे हम a, ठीक है। तो यहां से x निकालिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू sin a। इसी तरह से बच्चों में sin इनवर्स y है, y को मानेंगे आप b, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा sin b। इसी तरह से बच्चों sin इनवर्स z है, इसको c मानिए, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू हो जाएगा sin c। ये चीज आपको बिल्कुल कंफर्म कर लेना है कि ऐसे वैल्यूज हमको मानने हैं, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू जो माना गया बच्चों यहाँ पे लगाइए a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, जो माना है आपने वहां आप पहुंच सकते हैं। ये चीज आपने जो आपने ये माने हैं ना, उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए इसका, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है x √1 - x स्क्वायर, y √1 - y स्क्वायर, z √1 - z स्क्वायर। ये काम आपको करना है बच्चों, ठीक है। अब हमें करना क्या है, x की वैल्यू क्या है बच्चों, sin है, यहाँ पे लगाइए, अंडर √1 - sin स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, यानी cos बाहर आके cos से लिख जाएगा। यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, y है sin b, तो यहाँ पे लिख जाएगा sin b, क्या लिखेगा sin b, और इधर लिख जाएगा cos b, इधर क्या हो जाएगा sin c और cos c हो जाएगा। बच्चों अब आपको करना क्या है, इसमें 2 से गुणा 2 से भाग करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे देखिए डिवाइड वाला बाहर कर लीजिए, मल्टीप्लाई वाला अंदर कर लेंगे, तो 2 sin a इंटू cos a, इधर क्या लिख जाएगा 2 sin b इंटू cos b, इधर क्या लिख जाएगा 2 sin c इंटू cos c। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला बन गया sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू cos a। इसी तरह से हम इसके अंदर लिखेंगे sin 2a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2b, और यहाँ हो जाएगा sin 2c। ये आप लिख लीजिए। अब बच्चों इसका डायरेक्ट इनइक्वालिटी होती है, उसको ध्यान रखना है। इसकी डायरेक्ट इनइक्वालिटी होती है वो हम यहाँ पे लिखेंगे
ध्यान से समझिएगा, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c की जो इनइक्वालिटी होती है वो होती है 4 sin a, ठीक है, इंटू sin b, ध्यान समझिएगा, sin b इंटू sin c। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। याद रखिए इसकी इनइक्वालिटी ये होती है 4 sin a इंटू sin b इंटू sin c। 2 से इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या है, 2 sin a sin b इंटू sin c। अब आप देख सकते हैं बच्चों 2 लिखा रहेगा, sin a की वैल्यू क्या है x, sin b की वैल्यू क्या है y, और sin c की वैल्यू क्या है c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए कितने आराम से आपने प्रूव किया है। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये इनइक्वालिटी नहीं आती है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, ये इनइक्वालिटी हमने डायरेक्ट क्यों रख दी है, क्योंकि हमको याद है। आप क्या कर सकते हो, इसमें sin c प्लस sin d लगा सकते हो, देन फिर चेंजेस करने पड़ेंगे। थोड़ा सा आपको वहां पे सवाल अलग करना पड़ सकता है, sin c प्लस sin d लगा के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट में फिर से इसको लेके sin 2c टू sin c इंटू cos c करके उसको कॉमन करते जाएंगे तो ये हमारी वैल्यूज बाहर आती जाएगी। देन 4 sin a sin b sin c जैसा एक बन जाएगा फॉर्म, और sin a sin b sin c की वैल्यू हमें वापस लगा देना है। इससे तो अच्छा है यार, आप इसको याद कर लो ना, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c की ये इक्वालिटी होती है, इसको याद कर लीजिए। देन ये सवाल फिर जल्दी लग जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ज्यादा समय मत गवाइए, आपको समय का बढ़िया से प्रयोग करना है, उपयोग करना है, तो उसी हिसाब से आप करिए कि कम समय में हमें ज्यादा सवाल लगा सके, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा बहुत अच्छा सवाल था बच्चों। देखिए 2xy आपने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो हम इसके बाद आगे जो सवाल आने वाले हैं एग्जाम में वो बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। आप देख रहे हैं इफ sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है वो x की वैल्यू पूछी जा रही है। और याद रखिएगा इनवर्स फंक्शन से एक सवाल x की वैल्यू निकालने वाला भी आएगा बच्चों, तो वो सवाल भी आप प्रैक्टिस करके रखें। यहाँ तो मैंने बहुत ही छोटा सवाल आपके सामने रखा है, और क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चों की छोटा सवाल भी दिक्कत करता है, इसलिए उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। और इस तरह का सवाल पेपर में आएगा 100%, x की वैल्यू निकलवाएगा आपसे, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा बच्चों, यहाँ लिखना है sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू, साइन में ये मान किसका होता है बच्चों, sin 90 डिग्री का। आप देख सकते हैं साइन से साइन कट गया, यानी कैंसिल हो गया। आप यहाँ पे कट नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं sin इनवर्स 1/5 लिखूंगा, और यहाँ बचेगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो आप देख सकते हैं बच्चों sin इनवर्स 1/5 तो ठीक है, आप चाहो तो cos इनवर्स को हटा सकते हो, या फिर π/2 का एक फॉर्मूला होता है, उसको थोड़ा ध्यान में रखिए, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ π/2 की जगह आप लिखिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। cos इनवर्स से कट जाएगा बच्चों, आप देख रहे हैं sin इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स यहाँ पे है तो ये भी कट के x कितना आ गया, x आ गया 1/5। ये आपका आंसर है, इसको नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वो भी एग्जाम में आएगा 100%, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सवाल है फाइंड x एंड y इफ टू मैट्रिक्स आपके पास लिखा हुआ है, दो मैट्रिक्स का सम इज इक्वल टू इतना बताया गया है बच्चों, और यहां से x और y की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आपके पास सवाल है इसमें ऐसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। मैट्रिक्स से जो सवाल आएगा उसमें एक सवाल ऐसा होगा जो कि x और y ये a और b की वैल्यू निकलवाने के लिए आपसे बोलेगा। तो ये कंफर्म है बच्चों। अगर ऐसे सवाल अगर आपने तैयारी नहीं की है तो यहाँ देखिए कैसे इन सवालों को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए कैसे लगाना है। सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों सॉल्यूशन, सवाल को नोट कर लेना है 103x, और यहाँ पे प्लस लगाना है y0 1 2, दिस वैल्यू विल बी 5 6 1 8, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ऐसे मैट्रिक्स वाले जो सवाल होते हैं बच्चों जिसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, देन हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को इक्वालिटी में रखना है, इसको पूरी तरह से सम करना है, सम करके इसके इक्वल रखना है, ठीक है। फिर हमें इस वैल्यू को उसके प्लेस से इक्वल कर देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का इसमें इंटू करेंगे। तो 2 का इंटू जब मैट्रिक्स फॉर्म में होता है ना बच्चों, तो सारे एलिमेंट में करते हैं, सारे एलिमेंट में करते हैं। तो करिए
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 का x में इंटू 2x, और कितने बच्चे तो x प्लस 2 कर देंगे, तो वो गलत है बच्चों, इंटू कर रहे हो, ऐडिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ y और यहाँ 0 1 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या है 5 6 1 और 8, 1 और 8। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। ऐड करने का भी एक मैट्रिक्स में रूल होता है बच्चों, सेम प्लेस की वैल्यू, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू उसके मैट्रिक्स के सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के वैल्यू से ही ऐड होगा, और इसी तरह से फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का जो वैल्यू होगा वो इसी तरह से दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट से ही ऐड होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स में सेम प्लेस वाले वैल्यू को सेम प्लेस से ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 में 0 y ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 प्लस y, और इसी प्लेस पर लिखेंगे। 6 को 0 में ऐड करेंगे तो 6, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1, 2x को 2a में ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2। बच्चों यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 5 1 6 और 8। इतने आराम से आप एक नंबर या दो नंबर का जो भी सवाल होगा वो आप आराम से कर लेंगे बच्चों। 100% ऐसे सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 प्लस वाई को इज इक्वल, देखिए इक्वल हो गया, मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे से इक्वल है, तो उनके जो वैल्यूज है सेम प्लेस की, जिसकी वैल्यूज हमको निकालनी, जैसे एक्स और वाई निकालना है, तो जिसमें एक्स और वाई आया उनकी वैल्यू को उसके सेकंड मैट्रिक्स की इक्वलिटी में जो है इक्वल कर दिया जाएगा। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, सेम प्लेस की वैल्यू से इक्वल करिए, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, तो y का एक आंसर आ गया 3। अच्छा बच्चों 2x प्लस 2 कितना है, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए सेकंड रो का है, ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम उसके इससे इक्वल कर दिया है, तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 आपका आंसर होगा। देखिए 2 नंबर पक्के हो गए, 2 नंबर पक्के हो गए 100%। मैं फिर से बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करिए और ये सवाल आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि एग्जाम में आएंगे, वही क्वेश्चन मैं यहां पे बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकंड सो दैट द मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों ही क्वेश्चंस में से कोई भी पूछा जा सकता है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे करते हैं देखिए बच्चों, प्रूफ के लिए अगर आपको प्रूव करना है कि ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको एक फॉर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक रूल आना चाहिए बच्चों, वो आपको ध्यान रखना। जैसे कोई मैट्रिक्स गिवन है तो हम उस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, यानी कि a का निकालना है a डैश, क्या निकालना है a डैश। तो इसका मतलब होता है कि जो सेट में एलिमेंट रो में लिखे हैं वो कॉलम में लिख जाएंगे बच्चों, जो रो में लिखे हैं वो कॉलम में लिख जाएंगे, इंटरचेंज कर देते हैं बच्चों। ये रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट कॉलम में इस तरह से लिख दिया जाएगा, ये फर्स्ट रो को इस तरह से, सेकंड रो को इस तरह से, इस कॉलम में ऐसे लिख दिया जाएगा बच्चों, सेकंड रो को, थर्ड रो को इस तरह से लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों जो a था और जो a डैश है उनमें क्या कोई डिफरेंस आ रहा है, नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि a डैश इज इक्वल टू a हो जाए। देख सकते हैं आप, वापस a बन गया बच्चों। इसका मतलब क्या है, a इज क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहां पे आप लिख दीजिए, हो गया आंसर आ गया बच्चों, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसको हटाते हैं बच्चों। दूसरा देखिए, दूसरा है आपके पास सेकंड क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। बच्चों यहां पे आपको लाना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको क्या करना होगा, इसका a डैश निकालना होगा, यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में करिए। चलिए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 आप ऐसे लिखेंगे। फिर आप देख सकते हैं a डैश इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन करेंगे बच्चों,
तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो जितने एलिमेंट होते हैं बच्चों उसमें सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो जीरो का कोई साइन होता ही नहीं है, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, साइन चेंज। देन a डैश इज इक्वल टू, माइनस लगाइए बच्चों, देखिए वापस a आ गया, वापस a आ गया बच्चों। तो हम a डैश इज इक्वल टू माइनस a अगर ला देते हैं, देन a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।